हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ट्विंकल तिवारी। ये पॉलिटी पीवाईक्यू का सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम 16th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ दैट। ये देख रहे हो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने पहली क्लास में भी देखा है। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं और 2017 में फिर से रिपीट हो गया। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख रहे हो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 2013 में पूछा गया है। ये कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 2017 में पूछा गया है और सेम 2017 में ही फिर से पार्लियामेंट्री फॉर्म पे एक क्वेश्चन आ गया है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म का। जब भी आप लक्ष्मीकांत पढ़ो तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना। ये चैप्टर नंबर 12 और 13 है। तक हमने 16 क्वेश्चन कर लिए, जिसमें से 3 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट इलेक्शन। तो सबसे पहले ये ऑप्शन ही चला जाता है। हम ऐसा थोड़ी ना कि अगर गवर्नमेंट एक बार आ गई तो हम उसको हटा ही नहीं सकते। हम उसको हटा सकते हैं कैसे? उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के उसको हम हटा सकते हैं गवर्नमेंट को। देखो, एक चीज़ सिखाती हूँ मैं अभी आपको। हमने 2017 का ये ऑप्शन देखा, इससे पहले सेम इसी तरह का ऑप्शन हमने पहले भी देखा है। ये वाला ऑप्शन देखो, मिनिस्ट्री होल्ड द ऑफिस टिल दे इंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। अगर आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज किया होता तो आपको उसका आंसर इजीली मिल जाता। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है कि मिनिस्टर तभी तक ऑफिस होल्ड करते हैं तब तक उनके पास कॉन्फिडेंस होता है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा कि गवर्नमेंट को हम हटा सकते हैं अगर उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए तो। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं अपन। द एग्जीक्यूटिव रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ये यस, बिल्कुल यही तो कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेचर को लेकर। तो जो एग्जीक्यूटिव एक्ट करेगा वो अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जब पार्लियामेंट के सेशन होते हैं तो हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाता है। देखो, ये वाला ऑप्शन देखते हैं। प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी एंड इट इज़ मोर एफिशिएंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही हो, अगर गवर्नमेंट के पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसको रिमूव किया जा सकता है। और अगर हम उसको रिमूव कर सकते हैं तो उनकी जो पॉलिसीज़ होगी वो कंटिन्यू कैसे होगी? मान लेते हैं XYZ कोई पार्टी है, उसने इलेक्शन जीता, उसने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली और कुछ टाइम बाद देखा कि उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए और वो इस मोशन में अपनी मेजोरिटी को प्रूव नहीं कर पाए, तो इसी वक्त उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा। उसके बाद मान लेते हैं कोई ABC पार्टी आ जाती है, वो गवर्नमेंट बना लेती है, तो XYZ की पॉलिसी अलग होगी, ABC की पॉलिसी अलग होगी। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ये कंटिन्यूटी प्रोवाइड नहीं करता है। यही पार्लियामेंट्री फॉर्म का क्या है, एक लिमिटेशन है। द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली। नहीं भाई, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है उसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये डिपेंड होते हैं एक दूसरे के। हम देखते हैं ना, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वही मिनिस्टर बन सकता है। अगर कोई मिनिस्टर पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है तो वो सिर्फ 6 महीने तक ही मिनिस्टर रहेगा। उसके बाद उसको पार्लियामेंट का मेंबर बनना ज़रूरी है, वरना उसको उसकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। तो इसका जो मेन एडवांटेज है वो है द एग्जीक्यूटिव रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नन एंड वॉइड? तो इसका आंसर क्या होगा? अभी हमने फर्स्ट पार्ट में ये सेम क्वेश्चन देखा है, सेम टू सेम है। देखो, ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, 5th शेड्यूल किसकी बात कर रहा है कि इसका ऑप्शन देखा था ना कि इसका ऑप्शन ए होगा कि ये प्रिवेंट करेगा ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। तो यही फायदा होता है PYQ करने का, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखो, 5th शेड्यूल कितनी बार पूछ लिया गया है, तो शेड्यूल्स पूछे जा रहे हैं, इनको हमें अच्छे से करना है। और स्पेशली 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल ये तो करने ही करने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5th शेड्यूल बी। 3rd शेड्यूल किसकी बात करता है? ओथ एंड अफर्मेशन की। 9th शेड्यूल किसकी बात करता है? लैंड रिफॉर्म की। और 12th शेड्यूल किसकी बात करता है? म्यूनसिपैलिटीज़ की। ठीक है, और पता है जब हम ऑप्शन कर रहे होते हैं ना, क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो इनके ऑप्शंस को भी एक बार हमें देख लेना चाहिए कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है। क्या पता नेक्स्ट टाइम 12th शेड्यूल से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। देखो, अभी कहा था ना कि ये जो शेड्यूल है इनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो ऑप्शन में है। अभी देखो, ये 9th शेड्यूल उठ के आ गया ना वापस से, और सेम ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में और 2019।
ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे 9th शेड्यूल को हमने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट, डेमोक्रेसी। Second option, the Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizens' liberty and to preserve the ideal of which the Constitution is based. इसमें बोला है Constitution of India defines. Constitution of India में ये सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन Constitution of India इन वर्ड्स को डिफाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है जुडिशियल रिव्यू के लिए। तो आप ये चीज़ देख रहे हो, जो सेमी कोलन में ये जो दिया है जुडिशियल रिव्यू, इसका मतलब है कि इसको एग्जैक्ट लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। नहीं, ये भी गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं साफ साफ नहीं लिखा हुआ कि जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो जुडिशियल रिव्यू है, ये जुडिशरी का इनोवेशन है, ठीक है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। इसका आंसर आ जाएगा डी, नाइदर 1 नॉर 2। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, 99% क्या होता है, ये ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये चीज़ें डिफाइन नहीं की जाती हैं। आप इसको करेक्ट तभी करोगे तब आप 101% श्योर हो कि हाँ मैंने पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इस वर्ड को डिफाइन किया हुआ है। अदरवाइज ऐसे में ये ऑप्शन गलत ही हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज द एसेंशियल फीचर एंड इंडिकेट्स दैट इट इज़ फेडरल इन करेक्टर। देख रहे हो, फेडरल इन करेक्टर 2021 में पूछा है, और सेम क्वेश्चन फेडरल इन नेचर में ये देखो 15th क्वेश्चन देखो, ये पूछ रहा है। इसमें पूछा है कि फेडरलिज्म का फीचर कौन सा नहीं है, और इसमें पूछा है कि इसमें फेडरल फीचर पूछे हुए हैं। ठीक है, तो देख रहे हो घुमा फिरा के सेम एक ही टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये चैप्टर्स हमें अच्छे से करना है, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13, पार्लियामेंट्री फीचर्स एंड फेडरल फीचर। ओके, तो देखते हैं इसमें पूछा है कौन सा करेक्टर है। आंसर हो जाएगा ए, द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी सेफ गार्डेड। देखो सेम टू सेम यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और आंसर भी सेम होगा कि इंडिपेंडेंट है जुडिशरी, तभी फेडरल फीचर सेफ गार्ड है। ठीक है, तो देखो सेम ऑप्शन है, और इसका भी आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें PYQ को एनालाइज करना है, देखना है कि कहीं कोई ऑप्शन फिर से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, या कोई जो और ऑप्शन है वो आंसर बन जाता है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन। ये पूछ रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक जस्टिस की बात कहाँ पर हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रियम्बल में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि इट प्रोवाइड्स फॉर जस्टिस इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, तो प्रियम्बल में इसकी बात हुई है। सेकंड, DPSP में बात हुई है। DPSP में कहाँ पे बात हुई है? आर्टिकल 39 बोलता है ना कि हमें इनइक्वालिटी को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है, जब इनइक्वालिटी को मिनिमाइज कर देंगे तो वो एज ए इकोनॉमिक जस्टिस सर्व करेगा। ओके, फंडामेंटल राइट में कहीं पर भी इकोनॉमिक जस्टिस की बात नहीं की गई है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बेडेड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आंसर होगा बी। देखो मैं इसकी एक ट्रिक बताती हूँ, इससे ऑफेंड नहीं होना है। अगर आपके काम आए तो आप इसको यूज़ कर लेना, वरना छोड़ देना। मैंने क्या ट्रिक बनाई थी, जली क्यों फिर, जली क्यों फिर, जे से जस्टिस, एल से लिबर्टी, क्यू से इक्वेलिटी, एफ से फ्रेटर्निटी। तो जो हमारा प्रेम्बल है वो इन सब चीज़ों की बात कर रहा है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी। और उसमें भी लिबर्टी में इस चीज़ की बात करता है, द एक्स बॉयफ्रेंड वॉज वर्शिप्ड। टी से द से थॉट, ई से एक्सप्रेशन, बी से बिलीफ, एफ से फेथ एंड वर्शिप से वर्शिप। लिबर्टी में किस किस चीज़ की बात की है, थॉट की बात की है, तो थॉट इसमें आ रहा है। एक्स से एक्सप्रेशन की बात हो गई, एक्सप्रेशन भी आ गया, तो ये इसकी भी बात करता है, इसकी भी बात करता है। बी से बिलीफ होता है, बिलीफ भी आ गया। एफ से फेथ होता है और वर्शिप होता है। तो इसमें ये तीनों ऑप्शन तो है, और ये ऑप्शन नहीं है, इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं करता है। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा बी। इसमें नोट ही पूछा था। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त ये ध्यान देना कि नोट करेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। बहुत बार नोट ना पढ़ने के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, इस ट्रिक को लेकर ऑफेंड नहीं होना है भाई, ये बस इजीली चीज़ें याद हो जाएं इसलिए बनाई जाती हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर हैं उनके माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियम्बल। जब हम प्रियम्बल वाला चैप्टर पढ़ेंगे
तो उसमें एक टॉपिक आएगा सिग्निफिकेंस। सबसे पहली लाइन ही ये लिखी हुई है, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत पढ़ना ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं ना कि लक्ष्मीकांत पढ़ने से पेपर नहीं होगा, भाई होगा, क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप ये चीज़ें सुनकर कोई और बुक फॉलो कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो आप आराम से लक्ष्मीकांत पढ़ो, अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करो और आप खुद देखो क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस आएगा। अभी आ रहा है ना कॉन्फिडेंस ये सब देख के कि हाँ सारी चीज़ें लक्ष्मीकांत से ही पूछी गई हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। देखो लॉ एंड लिबर्टी का हम देखें तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप बनता है। मान लेते हैं एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि एक दिन के लिए सारे के सारे लॉज को हटा दिया जाता है, एक भी लॉ नहीं है, तो क्या होगा, हर इंसान अपनी मन की मर्जी करेगा, किसी को किसी चीज़ का डर नहीं होगा। तो इससे क्या होगी, लोगों की लिबर्टी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। आप क्या कर रहे हो, लॉ है नहीं, किसी के भी जाके मार रहे हो, किसी को भी जाके कुछ बोल रहे हो, ठीक है। इससे दूसरे लोगों की लिबर्टी हैम्पर होगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब जहाँ एक इंसान की लिबर्टी ख़त्म होती है वहाँ से दूसरे इंसान की लिबर्टी स्टार्ट होती है। तो अगर लॉ नहीं होगा तो ये चीज़ भी फॉलो नहीं होगी। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इफ़ देर आर नो लॉ देर इज़ नो लिबर्टी। ओके, आगे चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। तो इसका आंसर होगा डी, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। जब हम प्रीएम्बल वाला चैप्टर कवर करेंगे तो ये लाइन साफ साफ लिखी हुई है कि लिबर्टी का मतलब ये होता है दैट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। अब एक एक ऑप्शन को देखते हैं अपन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द पॉलिटिकल रूल, ये तो होगा नहीं भाई। ये कह रहा है कि हमें प्रोटेक्शन दे दे, वो लिबर्टी हो जाएगी, नहीं भाई। अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, ये वही बात होगी ना कि अगर कोई रिस्ट्रेन ही नहीं है, कोई लॉ ही नहीं है, तो ये तो अभी वही बात होगी जो मैंने ऊपर बताई है। अगर कोई लॉ नहीं होगा तो दूसरे की लिबर्टी हैम्पर होगी, तो ये ऑप्शन भी हट जाता है। अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक, भाई ये कैसे हो गया, ये थोड़ी ना होता है। अगर ऐसा होता है तो दूसरे की भी लिबर्टी हैम्पर होगी। बेस्ट ऑप्शन हो जाता है अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। ओके, अगला देखते हैं। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। तो देखो थोड़ा सा बेसिक बताती हूँ मैं इसका। प्रीएम्बल को लेकर एक डिबेट स्टार्ट हुई कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माने या ना माने। तो सबसे पहले हमारे पास एक केस आया बेरूबारी यूनियन, उसमें बोला गया कि नहीं, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। उसके बाद फिर एक केशवानंद भारती केस आया, उसमें बोला गया कि जो पहली जजमेंट दी थी वो गलत है और हम प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानते हैं। फिर उसके बाद एक और केस आता है LIC, वो बोलता है कि प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्ट तो है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन इसका खुद से कोई इफेक्ट नहीं है, बट एज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। ये पूछ रहा है कि इस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस क्या था। तो इसका आंसर होगा ए सोवरन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। बट आज की डेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो है सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो जो स्टार्टिंग में सिर्फ ये ही 3 वर्ड थे प्रीएम्बल में, लेकिन बाद में हमने ये 2 वर्ड ऐड कर दिए, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, किसके थ्रू, बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ओके, तो ओरिजिनल जो स्टेटस था वो ये था, और ये ओरिजिनल स्टेटस की ही बात कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसको हमें, इस क्वेश्चन में हमें इंडिया के रेफरेंस में देखना है। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। ए सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। ए फॉरनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। अब एक एक करके ऑप्शन देखते हैं अपन। देखो ये क्या कह रहा है कि अगर एक बार किसी फॉरनर को हमने सिटीजनशिप दे दी तो उसको हम उससे डिप्राइव ही नहीं कर सकते, चाहे वो कुछ भी कर ले, ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। जब हम सिटीजनशिप वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि हम सिटीजनशिप को लॉस्ट भी कर सकते हैं। किस किस कंडीशन में, या तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन की इंसल्ट की हो, या फ्रॉड से हमने सिटीजनशिप एक्वायर की हो, या फिर हम सिटीजनशिप एक्वायर करने के बाद 2 साल के लिए कंटिन्यू कहीं बाहर दूसरी कंट्री में जेल में हो, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाता है, सिटीजनशिप वापस ले ली जाती है। ये ऑप्शन हो गया गलत, तो थर्ड गया, ये गया। अब हमें देखना है सेकंड ठीक है या 1 ठीक है। अब देखो सेकंड क्या कह रहा है कि वही सिटीजन जिसका इंडिया में बर्थ हुआ हो वही हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट, कल भी बताया था मैंने, प्रेसिडेंट होता है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है।
तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में सिर्फ वो सिटीजन होना चाहिए, चाहे वो बाय बर्थ हो, चाहे उसने सिटीजनशिप बाद में एक्वायर की हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा ए। यहाँ पर सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, ओनली वन सिटीजनशिप है और एक ही डोमिसाइल है। सिटीजनशिप नेशन के लिए और डोमिसाइल जिस स्टेट में हम रह रहे हैं। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। अब इसी को अगर हम अमेरिका से कंपेयर करें, अमेरिका में वही सिटीजन हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है जो बाय बर्थ वहाँ का सिटीजन हो। तो अमेरिका के केस में ये स्टेटमेंट सही हो जाती, लेकिन इसमें इंडिया के रेफरेंस में पूछा है। और ये देखते हैं सिंगल सिटीजनशिप, हमारे यहाँ तो सिंगल सिटीजनशिप है। अमेरिका में क्या होता है, वहाँ के जो स्टेट, वहाँ की अलग सिटीजनशिप होती है और पूरे अमेरिका की अलग सिटीजनशिप होती है। ठीक है, हमारे यहाँ नहीं होता। हमारी ऐसा नहीं होता कि हमारे पास इंडिया की सिटीजनशिप भी है और जिस स्टेट में हम रह रहे हैं वहाँ की सिटीजनशिप भी है। तो हमारे यहाँ पर सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। ओके, तो ये आंसर इसका सही हो जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द रिट्स इशू बाय द कोर्ट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये रिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये रिट्स क्या होती हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। जो आर्टिकल 32 है वो कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो कुछ रिट्स इशू करेगा। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो वो कुछ ऑर्डर इशू करेगा। तो फर्स्ट देखते हैं ऑप्शन, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज एंट्रस्टेड विद ए पब्लिक ड्यूटी। तो देखो मैंडेमस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मैंडेमस क्या होता है, मैंडेमस में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है, पब्लिक ऑफिशियल को ऑर्डर देता है कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो। जब ये पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से मना कर देता है और इसके अगेंस्ट जब हम सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस पब्लिक ऑफिशियल को बोलता है कि आप अपना काम करो, जो काम आप करने के लिए लायबल हैं। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाता है। ये कह रहा है कि विल नॉट लाई अगेंस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ बिल्कुल, इसको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट हम यूज़ नहीं कर सकते, इसको सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए कंपनी। फिर वही बात होगी ना कि ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट ही इशू किया जाता है, तो ये ऑप्शन भी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पिटिशनर टू मूव टू द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्यो वारंटो। क्यो वारंटो के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज देती हूँ, साफ करने दो मेरे को पहले से। हाँ देखो, क्यो वारंटो क्या कहता है कि मान लेते हैं कोई XYZ है, वो एक पब्लिक पोस्ट को होल्ड कर रहा है और कुछ टाइम बाद उसकी रिटायरमेंट हो जाती है या इसको इस पोस्ट से हटा दिया जाता है और इस पोस्ट के हटाने के बाद भी ये जो XYZ है इस ऑफिस को खाली नहीं करता है। तो कोई भी इंसान, कोई भी एनी पर्टिकुलर पर्सन इस XYZ के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर कंप्लेन कर सकता है और फिर सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा क्यो वारंटो कि आप किस हक से इस पब्लिक पोस्ट को हेल्ड कर रहे हैं। हमारा ये ऑप्शन भी ठीक हो जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे ठीक हो जाते हैं और इसका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, इन इंडिया इफ ए रिलीजियस सेक्ट और कम्युनिटी इज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल माइनॉरिटी व्हाट स्पेशल एडवांटेजेस इज इट एंटाइटल्ड टू। फर्स्ट देखते हैं, इट कैन इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल राइट। ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है। जो माइनॉरिटी है ना, माइनॉरिटी से रिलेटेड आर्टिकल 29 है और आर्टिकल 30 है, इसमें डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है इस चीज़ को, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी टू लोकसभा। नहीं, ये गलत हो जाता है। देखो, कोई भी चीज़ कभी भी ऑटोमेटिकली नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक माइनॉरिटी बनी और उसको प्रेसिडेंट ने लोकसभा के लिए नॉमिनेट कर दिया। पहले क्या होता था, 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता था, 2 एंग्लो इंडियंस को। अब उसको भी क्या कर दिया, अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया गया है और अब लोकसभा में किसी भी इंसान को नॉमिनेट नहीं किया जाता है। हाँ, राज्यसभा में प्रेसिडेंट क्या करता है, नॉमिनेट करता है, लेकिन वो भी किससे करता है, एक ट्रिक है इसको याद करने की, लास LASS, लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस एरिया से जो भी इंसान आता है उसको राज्यसभा में नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है और लोकसभा में तो अभी किसी को भी नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। थर्ड देखते हैं, इट कैन ड्राइव बेनिफिट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम। देखो, ये ऑप्शन इसलिए डाला है क्योंकि उस वक्त जब ये क्वेश्चन पूछा गया उस वक्त ये न्यूज़ में काफ़ी टाइम तक था, तो ये भी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है। तो सेकंड गलत हो गया और फर्स्ट एंड 3 सही है, तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट देखते हैं अपन,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसाज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये पूछ रहा है जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में लिखा है और ये किस चीज़ की बात करता है। ठीक है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 आता है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ये आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 23 इसकी बात करता है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये माइनॉरिटी की बात कर रहा है, यानी कि आर्टिकल 29 एंड 30 की बात कर रहा है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ये आर्टिकल 24 है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 23 एंड 24 आर्टिकल आते हैं, तो हमारा ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया सी। नेक्स्ट देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। ये पूछ रहा है राइट और ड्यूटीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है। राइट्स आर को रिलेटिव विद ड्यूटीज, हाँ ये ऑप्शन हमारा ठीक है। देखो क्या होता है कि हमें राइट्स तभी मिलते हैं तब हम अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से फॉलो कर रहे होते हैं। राइट देखो कभी भी पर्सनल नहीं होते, आप सोसाइटी में हो, सोसाइटी में कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो, उसी के बदले आपको राइट्स मिल रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज अब्सेंस ऑफ। ये कह रहा है कि इक्वालिटी होने की वजह से क्या चीज़ अब्सेंट हो जाती है। प्रिविलेज, रिस्ट्रेंस, कंपटीशन, आइडियोलॉजी। ऑब्वियसली आंसर ए होगा, प्रिविलेज। अगर सबके पास इक्वालिटी है, सब इक्वल है, तो किसी को भी कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। राइट आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। ये कह रहा है जो राइट्स होते हैं वो स्टेट के होते हैं, किसके अगेंस्ट, सिटीजन के अगेंस्ट। नहीं भाई, राइट्स लोगों के होते हैं, ताकि कि अगर स्टेट कभी हमारे राइट्स को वॉयलेट कर रहा है तो हम उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो जो राइट्स होते हैं वो सिटीजन के होते हैं अगेंस्ट द स्टेट। ओके, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। राइट्स आर द क्लेम ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, यस ये आंसर होगा। अभी बताया ना मैंने, राइट्स आर प्रिविलेज ऑफ फ्यू सिटीजन। ऐसे कैसे भाई, फ्यू सिटीजन क्यों, हमारी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में तो हर इंसान इक्वल है। ठीक है, किसी को कोई एक्स्ट्रा राइट नहीं मिला हुआ है, तो कोई फ्यू सिटीजन नहीं होगा यहाँ पे, ये गलत हो जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। भाई इंसान के पास इतनी ताकत है कि वो अपने राइट्स के लिए पूरी की पूरी गवर्नमेंट से लड़ सकता है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट को कोर्ट में ले जा सकता है कि इन्होंने मेरे राइट्स का वॉयलेशन किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस ए पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट किसी भी पर्टिकुलर लॉ को 9th शेड्यूल के अंदर सेट कर सकता है, ये करेक्ट है। द वैलिडिटी ऑफ ए लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट, ये गलत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी लॉ अगर हमने 9th शेड्यूल में डाल दिया तो उसको कोई कोर्ट एग्जामिन ही नहीं कर सकती। हाँ देखो क्या हुआ था, पहले क्या होता था, हमने 9th शेड्यूल बनाया तो इसमें हम कुछ लॉज को इंसर्ट कर देते थे। क्यों करते थे, क्योंकि हमें लैंड रिफॉर्म करना था तो हमने लैंड से रिलेटेड लॉज को 9th शेड्यूल में डाल दिया ताकि ये जुडिशरी से बचे रहें और फिर कोई भी फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन को लेकर कोर्ट में ना जा पाए, कोर्ट इसको रिव्यू नहीं कर सकता था। लेकिन बाद में केस होता है और उस केस में बोलते हैं कि जो भी 9th शेड्यूल के अंदर लॉज जाएंगे उसको कोर्ट एग्जामिन कर सकता है। ठीक है, और अगर कोई चीज़ वॉयलेट कर रही होगी किसी फंडामेंटल राइट को ज़बरदस्ती का, तो उसको वहाँ से रिप्लेस भी कर सकता है। ठीक है, और उसके लिए जजमेंट भी पास कर सकता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और ये ठीक हो जाएगा।